नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका में आज लोकतंत्र की एक नई सुबह हुई है, लेकिन इस नई सुबह से पहले जो रात गुजरी है वो बहुत डरावनी थी। कुछ घंटों पहले वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल पर हमला हो गया। दुनिया ने वो तस्वीरें लाइव देखी, मगर कई ऑडियो वीडियो ऐसे हैं जो पहली बार सामने आए हैं। हमने इस हमले के बाद अमेरिका के अलग अलग चैनल्स की रिपोर्ट्स देखी, वॉशिंगटन डीसी में रहने वालों से संपर्क भी साधा और हमने 4 घंटे के अटैक की पूरी डिटेल निकाली है। पहला हमला कब हुआ, कैसे हुआ, पहला मुक्का किसने मारा, पहली गोली किसने चलाई, सब कैमरे पर है। हमले में ट्रंप का कितना रोल है और हमले के बाद प्रदर्शनकारियों के क्या बोल हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है और इसे समझने के लिए आपको बहुत गौर से यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। साल में पहली बार अमेरिका के कैपिटॉल हिल में गोलियों की आवाज सुनाई थी, लोगों की जान गई। अमेरिका के दिल कहे जाने वाले वॉशिंगटन डीसी में जो कुछ भी हुआ वो कोई आतंकवादी हमला नहीं था, मगर किसी आतंकवादी हमले से कम भी नहीं था। सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है, अंदर बाहर सबकी तस्वीरें मौजूद हैं। Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. And they just breached the Capitol again. कैपिटॉल हिल पर हमले के दौरान उस वक्त तक दरवाजे पर धावा बोला गया जब तक दरवाजा टूट नहीं गया। बहुत गौर से सुनिए ये आवाजें, बहुत गौर से देखिए अंदर की तस्वीरें। कोई जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपा तो कोई अपनी जान बचाकर भागा। Where are we going? Rayburn. Rayburn? On the ground. और कैपिटॉल हिल के भीतर मचे आतंक के बीच जो टस से मस नहीं हुआ वो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। मोबाइल से वीडियो बनता रहा, बाहर मैसेज पहुंचता रहा। 2 अलग अलग वीडियोस में इस दहशत को महसूस कीजिए। We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get gas masks that are under our seats. They broke the glass. Everybody stay down. Get down. Oh my God, they got fire on them. प्रदर्शनकारियों ने किसी को नहीं छोड़ा, कैपिटॉल हिल में मौजूद लोगों को भी नहीं और उन्हें सुरक्षा देने वाले पुलिसकर्मियों को भी नहीं। ये ऑडियो और वीडियो बता रहे हैं कि चंद घंटों पहले अमेरिका में खौफ का कैसा मंजर था। जान बचाकर भागता पुलिसकर्मी और उसके पीछे दौड़ती हिंसक भीड़।
उसने क्या देखा, क्या सुना, कैसे रिएक्ट किया, आज ये देखना बहुत जरूरी है। चंद घंटों पहले पूरी दुनिया ने देखा कि सबसे पुराने लोकतंत्र का जनाजा कैसे निकला। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटॉल हिल में लोकशाही कैसे लटकी, सोफे पर बैठकर और टेबल पर पांव रखकर कैसे अमेरिकियों ने अपनी ही बेइज्जती करवाई, कैपिटल हिल को नुकसान पहुंचाया। इंसान तो इंसान ऐतिहासिक महत्व वाली मेजों को भी नहीं छोड़ा। अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जितना बवाल इस बार हुआ है शायद ही कभी हुआ हो। आज हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे, क्योंकि कैपिटॉल हिल पर हमले के बाद बर्बादी की ये तस्वीरें सिर्फ संकेत नहीं, इशारा है कि कहीं अमेरिका जैसा देश अब खुद तो गृह युद्ध की ओर नहीं जा रहा। तांडव का इरादा करके कैपिटॉल हिल के भीतर घुसे थे। टेबल पर वी विल नॉट बैक डाउन, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे का नोट चिपकाकर हिंसक भीड़ ने क्लियर मैसेज दे दिया था। और फिर जो हुआ आपके सामने है। शीशे तोड़ दिए गए, बंदूकें तान दी गईं, मगर हिंसक भीड़ अलग अलग रास्तों से भीतर दाखिल हो गई। किसी ने बीच में रखी कुर्सी पर कब्जा किया, किसी ने सोफे पर कब्जा किया। इस अफरा तफरी के बीच भीतर मौजूद लोगों को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, जो जहां था वहीं छिप गया। दर्जनों लोगों ने हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर दिया। जब तक कैपिटॉल पुलिस मोर्चा संभालती तब तक देर हो चुकी थी। मरने मारने पर आमादा भीड़ ने कैपिटॉल हिल को हाईजैक कर लिया। इस हमले की क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको सबसे पहले ये तस्वीरें देखनी होगी जब प्रदर्शनकारी खिड़की दरवाजे तोड़ते हुए भीतर दाखिल हुए। सबकी जबान पर एक ही नारा था, स्टॉप द स्टील, यानी चोरी रोको। और फिर कैमरे पर भीड़ ने यह धमकी दी, because they work for us. They don't get to steal it from us. They don't get to tell us we didn't see what we saw. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens, and you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference. जाहिर सी बात है, अब आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि इस अटैक की स्क्रिप्ट किसने लिखी। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटॉल हिल के अंदर और बाहर जो तांडव हुआ उसका ऑर्डर किसने दिया था, क्यों दिया था, और इस हिंसा के लिए कैपिटॉल हिल को क्यों चुना गया। आखिरकार हमले के वक्त कैपिटॉल हिल के भीतर ऐसा क्या हो रहा था जो उपद्रवियों को अच्छा नहीं लगा। यह समझने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटॉल हिल को जानना होगा। वॉशिंगटन के पास मौजूद कैपिटॉल हिल एक रिहायशी इलाका है जो कई मायनों में अमेरिका के लिए ऐतिहासिक भी रहा है। अमेरिकी लोकतंत्र में इस इलाके का खासा महत्व है क्योंकि ये अमेरिकी कांग्रेस का मकाम है। करीब 2 शताब्दियों से यहां अमेरिका के दोनों सदनों के चेंबर्स हैं। कैपिटॉल हिल अमेरिका की सरकार की सीट के तौर पर मशहूर है। यहां अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के भवनों का पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के अलावा सीनेट और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव सदन के सदस्य भी यहां काम करते हैं। इसी जगह पर आला अधिकारियों और नेताओं की बैठकें होती हैं। एक तरह से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के शासन और प्रशासन का केंद्र कैपिटॉल हिल को ही माना जाता है। व्हाइट हाउस से कैपिटॉल हिल की दूरी महज 3.5 किलोमीटर है और जिस वक्त प्रदर्शनकारियों ने हमला किया उस वक्त कैपिटॉल हिल में इलेक्टोरल वोटों की गिनती हो रही थी। वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोकना चाहते थे ताकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। अब ये देखिए, भीड़ के सीनेट वाले रूम में पहुंचने से ठीक पहले क्या हुआ और कैसे सबको वहां से भागना पड़ा। My challenge today is not about the good people of Arizona. Senate will stand in recess until the call of the chair. We'll pause. Protesters are in the building. Thank you.
possible. आपने ध्यान दिया होगा, स्पीच शुरू होते ही उसे रोकने का ऑर्डर दिया गया। तभी एक शख्स स्पीच दे रहे सीनेटर के पास आकर कहता है, प्रोटेस्टर्स आर इन द बिल्डिंग। अब दो तस्वीरों की मदद से ये क्रोनोलॉजी समझिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब चुनाव के नतीजों की घोषणा के लिए उसी कमरे में यूएस कांग्रेस की भीड़ जमा थी। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रंप के समर्थक या कहें उग्र प्रदर्शनकारियों ने खिड़की दरवाजे तोड़कर सदन के भीतर हमला कर दिया। उस वक्त अमेरिका के कई पत्रकार हॉल में मौजूद थे और सबने क्या लाइव अपडेट दिया, ये सुनिए। Hi, this is Mary Claire. I am reporting from a cafeteria in the Capitol where they put all of us after we evacuated from the House chamber. You can sort of see everyone sitting around. It's a mix of reporters, Capitol workers, just staff, anyone who was evacuated here from different locations. I came a couple hours ago from the House chamber, a few hours ago when I was just sitting in a press gallery, just doing our jobs as normal, as it became clear that the Capitol is being breached, and they recessed that session, and then they told lawmakers that the Capitol had been breached, but be calm. They tried to go back in session. That didn't last very long. They told lawmakers that that there had been tear gas used in the area of the rotunda, so that they would need to put on their gas masks, which were apparently under their chairs. I don't know if they knew that or not, but then all of a sudden everyone's like, it's just total chaos. Everyone's like going under their chairs. These are, House lawmakers in the House chamber. कई घंटों तक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहीं। विरोध के नाम पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया गया। जानते हैं इसका मास्टरमाइंड कौन था? कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 3 बड़े अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए। एक ने लिखा, ट्रंप समर्थकों ने कैपिटॉल हिल पर धावा बोला। दूसरे ने लिखा, ट्रंप ने भीड़ को उकसाया, और तीसरे का भी इशारा उसी ओर था। यह सारा तमाशा ट्रंप के भाषण के बाद शुरू हुआ। बाइडेन की चुनावी जीत के फाइनल फैसले से पहले ही ट्रंप ने एक बड़ी रैली बुलाई थी। इस रैली के बाद ट्रंप समर्थक भड़क गए। रैली में ट्रंप ने साफ इशारा दे दिया कि वो इन नतीजों को नहीं मानते। आप भी सुनिए। All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. We will stop the steal. And by the way, does anybody believe that Joe had 80 million votes? Does anybody believe that? He had 80 million computer votes. It's a disgrace. We will not let them silence your voices. We're not going to let it happen. ट्रंप के भाषण से निकली यही चिंगारी देखते देखते आग बन गई, और इसके थोड़ी देर बाद कैपिटॉल हिल में बवाल की शुरुआत हो गई। हालात बिगड़ता देख सुरक्षा दस्ते ने कैपिटॉल हिल को फौरन सील कर दिया। हथियारबंद जवान जगह जगह तैनात हो गए, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे ये सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। ट्रंप ने जानबूझ के भड़कावा किया है। बाइडेन साहब यही कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं किया, वो जानबूझ के किया गया है और भड़कावा करने के बाद किया गया है। ट्रंप कई महीनों से कह रहा था अपने सपोर्टर्स को, जनवरी 6 को तुम लोग आ जाओ, सब अपने वेपन्स लेके आ जाओ कैपिटल में, और यहाँ जब आए तब उनको संबोधा और भड़काया। सो ये सब जानबूझ के किया था, उसके पीछे उसका कोई आशय था। ये एक मिरेकल है कि इतने सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, वाइस प्रेसिडेंट पेंस सब लोग थे, उनको समय सर वहां से निकाल दिया गया, इसलिए वो बच गए। नहीं तो ये लोग सब बंदूक वगैरह लेके गए थे, काफी जानहानि हो सकती थी।
Trump is very clear about what he wants. He is for America, and that's exactly how a leader should work. And his word is not inciting any violence. So कोई किसी को भड़का नहीं रहे. लेकिन जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ है वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ है. हम अगर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में अगर ऐसे सिचुएशन को हम लोग मुंह बंद करके सहेंगे तो कोई डेमोक्रेसी अभी बचने नहीं वाला है. कैपिटॉल हिल के भीतर जो कुछ भी हो रहा था उसकी तस्वीरें दुनिया भर में प्रसारित हो रही थी, मगर ट्रंप नॉन स्टॉप सोशल मीडिया के जरिए आग में घी डालने का काम कर रहे थे. ट्विटर ने ट्रंप के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया. ट्विटर ने ट्रंप के जिन विवादित बयान वाले ट्वीट्स को हटाया उन्हें हिंसा भड़काने की एक वजह माना जा रहा था. ट्रंप ने ट्विटर पर 1 मिनट का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपने समर्थकों से कह रहे थे, मैं जानता हूं आप दुखी हैं, हमसे चुनाव छीन लिया गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है. फेसबुक और यूट्यूब ने भी ट्रंप के वीडियो को रिमूव कर दिया. फेसबुक ने कहा कि अमेरिका में आपातकाल की स्थिति है और ऐसे वीडियो से हिंसा भड़क सकती है. इसके अलावा इंस्टाग्राम ने भी ट्रंप का अकाउंट 24 घंटों के लिए लॉक कर दिया. इस बीच जब भीड़ जरूरत से ज्यादा उग्र हो गई, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर दाग लग गया, तो ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की. लेकिन उनकी यह अपील सिर्फ नाम के लिए थी, इसमें भी आग लगाने वाली बातें कही गई थी. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace. Vice President as President of the Senate. घर के भीतर हो रही सियासी उठापटक के बीच वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस भी ट्रंप की हरकतों से दुखी और नाराज हुए. उन्होंने भी ट्रंप के रवैये को सरासर गलत करार दिया. माइक पेंस ने इस हमले को अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया. चेतावनी दी कि जिन लोगों ने भी कैपिटॉल में कहर बरपाने की कोशिश की वो जीत नहीं सकते. दूसरी ओर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कैपिटॉल हिल में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया. मैं इस भीड़ से अपील करता हूं वो वापस चले जाएं, लोकतंत्र का सम्मान करें. मैंने पहले भी कहा है, राष्ट्रपति की बात मायने रखती है. ये बात मायने नहीं रखती कि वो कितना अच्छा या खराब राष्ट्रपति है. राष्ट्रपति की बात प्रेरणा दे सकती है और भड़का भी सकती है. इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अपील करता हूं कि वो नेशनल टेलीविजन पर आकर अपनी शपथ को निभाएं, संविधान की रक्षा करें, इस हंगामे को खत्म करवाएं. At their worst, they can incite. करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद कैपिटॉल हिल को सुरक्षित तो कर लिया गया, लेकिन हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई. एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि हिंसा में घायल 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जिस महिला को गोली लगी उसे लेकर एक चश्मदीद ने क्या कहा, अब ये सुनिए. इस हिंसा की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी. Show us your hand? Yeah. How did you get that on your hand? Well, we had stormed into the chambers inside, and there was a young lady who rushed through the windows. A number of police and Secret Service were saying, get back, get down, get out of the way. She didn't heed the call, and as we kind of raced up to grab people and pull them back, they shot her in the neck, and she fell back on me and started saying she was fine, it's cool. And then she started kind of like moving weird, and blood was coming out of her mouth and neck and nose, and I don't know if she's alive or dead anymore. And how did you get back out of the building? Riot police came in and started ushering us out with their. यह हमला कितना सुनियोजित तरीके से हुआ, इसका छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले और बॉम्ब भी.
आज घोषित पब्लिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण के दौरान हम शांति और सुरक्षा कायम रख सकें। बुधवार की घटना से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर लगा ये दाग धुल पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि अब अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। प्रतिष्ठा बनाने के लिए सदियां लग जाती हैं, पर नुकसान पहुंचाने एक आदमी काफी होता है। एक आदमी किस तरह से एक प्रजातंत्र की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है, क्रैक डाल सकता है, वो देखने में आ रहा है। और ये फिर भी मैं ये कहता हूं कि प्रजातंत्र की प्रणाली की इतनी मजबूती है अमेरिका में कि उनके उपराष्ट्रपति तक, जो कि आज तक उनके साथ कंधा से कंधा मिला के जा रहे थे, उन्होंने भी देखा कि ये बहुत ज्यादा हो गया है और धीरे धीरे रिपब्लिकन्स भी अब दूर होने लग गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बड़ी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ट्वीट करके लिखा, वॉशिंगटन डीसी में हिंसा की खबर देखकर चिंतित हूं। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना जारी रहना चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह के गैर कानूनी तरीके स्वीकार नहीं किए जा सकते। भारत से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर रूस, आप किसी भी देश का नाम लीजिए, दुनिया के किसी भी अखबार को उठाइए, कैपिटॉल हिल पहली हेडलाइन है। हर कोई ट्रंप के अंत की भविष्यवाणी कर रहा है। ट्रंप के समर्थकों ने जो हिंसा की, उससे खुद ट्रंप की छवि दुनिया भर में खराब हो चुकी है। इसका असर ट्रंप के अंतिम 2 हफ्तों के कार्यकाल पर भी पड़ सकता है। इस दौरान उनकी शक्तियां यानी प्रेसिडेंशियल पावर्स कम करने पर विचार हो रहा है। अमेरिकी संविधान में यह नामुमकिन नहीं है। संविधान के 25वें संशोधन की धारा 4 की मदद से तेजी से ट्रंप की शक्तियां छीनी जा सकती हैं। सीबीएस की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कैबिनेट सचिव इस पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के संविधान के 25वें संशोधन की धारा 4 के मुताबिक अगर उपराष्ट्रपति और बहुमत में एक कैबिनेट सचिव इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो वो इसे कांग्रेस के नेताओं को लिखकर दे सकते हैं। ऐसा होने पर उपराष्ट्रपति फौरन कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है। अगर इस पर राष्ट्रपति विवाद करता है तो यह मामला कांग्रेस में जा सकता है और 2/3 वोटों से दोनों ही सदन उपराष्ट्रपति को सत्ता देने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका में धारा 4 का कभी उपयोग नहीं किया गया। ट्रंप से पहले इस तरह की चर्चा तब जरूर हुई थी जब किसी राष्ट्रपति को स्वास्थ्य के नजरिए से पद के योग्य न समझा गया हो। ऐसी स्थितियां कई बार आ चुकी हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। रिपब्लिकन गवर्नर फिल स्कॉट तो ये तक कह चुके हैं ट्रंप को अब या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनकी कैबिनेट को उन्हें ऑफिस से बाहर कर देना चाहिए। कैपिटॉल हिल की हिंसा के बाद अमेरिका में कुछ भी संभव है, बस देखते जाइए। और इधर आज दिल्ली के पास भी एक जबरदस्त प्रयोग हुआ। इस प्रयोग का जरिया बना ट्रैक्टर। दिल्ली के आसपास के हाईवे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर निकाले गए। अब जो आप रिपोर्ट देखेंगे, इससे आपको ट्रैक्टर मार्च की हकीकत, उसकी सच्चाई पता चलेगी। कौन ट्रैक्टर लेकर आया, किसने नारे लगवाए, स्क्रिप्ट किसने बनवाई, इनका अगला प्लान क्या था, एक एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी। सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाकर एक नई स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश हुई। 20 ट्रैक्टर आगे करके 2000 से ज्यादा लोगों का रास्ता रोक लिया गया। दिल्ली बॉर्डर के आसपास एक नया प्रयोग हुआ। जिधर भी देखें सड़क पर ट्रैक्टर चलाकर शक्ति प्रदर्शन हुआ। जिद पर अड़े रहने की और जाम लगाने वाले इस प्रयोग को सफल दिखाने की पूरी कोशिश की गई। 7 जनवरी को 26 जनवरी का ट्रेलर दिखाने की कोशिश हुई। क्या 7 जनवरी को 8 जनवरी के दिन दबाव बनाने का हथकंडा अपनाया गया? टीकरी बॉर्डर का हाल ऐसा था। हम उसको रद्द करा के जाएंगे, चाहे 2 महीने लग जाएं और 4 महीने लग जाएं। सिंघू बॉर्डर का हाल ऐसा था। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, लंबा हुजूम जो है ट्रैक्टर्स का उमड़ा हुआ है। तमाम जो किसान है जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, अपने अपने ट्रैक्टर जो है ट्रॉलियों से अलग करके इस मार्च में शामिल हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसी तैयारी थी।
जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि ये एक तरीके से 26 जनवरी का रिहर्सल है और इसी तरह का काफिला इनका कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ ले जाया जाएगा। कहीं कहीं तो ट्रैक्टर के नाम पर कारें दौड़ रही थी। इन गाड़ियों की खिड़की के बाहर सर निकाले लोग हुल्लड़बाजी कर रहे थे और खुद को किसान कह रहे थे। आज इनके लिए हेलमेट वाला कानून लागू नहीं था। ट्रैक्टर से झूलते लटकते लोगों को आज भला कौन रोकने वाला था। आगे आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे किसानों की गाड़ी। जो आलम था उसमें कभी भी कुछ हो सकता था। यहाँ पर एक और जो तस्वीर नजर आ रही है कि एक्सप्रेसवे पर अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर जो तमाम किसान हैं या फिर इस प्रदर्शन में जो शामिल लोग हैं वो गाड़ियों के बोनट पर बैठकर बिना किसी सुरक्षा लिए वो बैठकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ट्रैक्टर्स पर भारी संख्या में जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वो खड़े होकर अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4000 ट्रैक्टर्स ने पूरे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जैसे कब्जे में कर लिया। ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोगों के लिए सड़क सुरक्षा जैसे ठेंगे पर थी। कार के बोनट पर बैठा था, कोई ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा था। हरियाणा दिल्ली के बीच की लाइफलाइन कहलाने वाली केएमपी एक्सप्रेसवे की सांसें अटक गई थी। काफिले की तस्वीर यहाँ पर देखिए, ट्रैक्टर्स हैं, कार्स हैं और उसके साथ ही इस पूरे ट्रैक्टर मार्च में बाइक के जरिए भी, बाइक के साथ भी लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। ट्रैक्टर को तिरंगे से सजाकर ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक एक ट्रैक्टर पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही जो अनुमानित संख्या बताई जा रही है अंदाजन कि 4000 ट्रैक्टर्स इस पूरे काफिले में शामिल होने वाले हैं। सिर्फ 20 ट्रैक्टर को आगे कर दिया गया और 2000 आम नागरिकों का इम्तिहान लेने की कोशिश हुई। मार्च में गिने चुने ट्रैक्टर आगे करके कारों का काफिला उतार दिया गया और बताया गया कि किसान सड़क पर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। ठीक 24 घंटे बाद सरकार से 8वें राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन बातचीत से पहले बॉर्डर टू बॉर्डर ये प्रयोग क्या इशारा कर रहा था? सरकार को भ्रम है कि कम किसान है, यहाँ पर संख्या कम है, गांव से किसान कम आ रहा है, तो वो दिखाना है सरकार को कि हम कितने संख्या में हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है और क्या। हाँ। वही है, जब सरकार नहीं सुन रही तो शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। हाँ। तो वोट डाल देंगे। हमारा काम जो ये बिल गलत दे रखे है किसानों के लिए, ये दोबारा वापिस ले लो, हमारा काम हो जाएगा जी। और क्या था, तारीख डाल रही है ना, अगर 26 तारीख अगर आ गई तो गवर्नमेंट को बहुत पछताना पड़ेगा। तो 26 तारीख को क्या होगा? क्योंकि पहले राकेश टिकैत दिल्ली तक मार्च करेंगे ट्रैक्टरों पे तिरंगा लगा के। गणतंत्र दिवस है उस दिन, हम गणतंत्र दिवस ही मनाएंगे और परेड भी करेंगे वहाँ। दिल्ली बॉर्डर के आसपास दौड़ते हजारों ट्रैक्टर कहां से आए? क्या ये सारे ट्रैक्टर किसान लेकर आए थे या सिर्फ इस मार्च में भीड़ दिखाने के लिए मंगवाए गए थे? किसानों का इरादा क्या था? अलग अलग संवाददाताओं ने आज ट्रैक्टर मार्च के बीच इन सवालों का जवाब ढूंढ कर निकाला है और जो जवाब मिला है यकीन मानिए वो बहुत चौंकाने वाला है। किसानों की फुल तैयारी है, यह आंदोलन लंबा चलेगा। 8 जनवरी को इसका सॉल्यूशन निकलना मुश्किल दिखता है। 26 जनवरी तक क्या होगा किसी को नहीं मालूम, क्योंकि किसानों का कोई रवैया सॉल्यूशन वाला नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत को सुनेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। दिल्ली को घेरेंगे दिल्ली को, या कम गिरी, हाँ ज्यादा घेरेंगे। लेकिन दिल्ली वालों को तो परेशानी होगी। नहीं, फ्लाइट सर्विस है। भारत सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होना। लेह लद्दाख में कोई गाड़ी चल रही, वहाँ पे पूरी सप्लाई फ्लाइट से होती है, तो दिल्ली वालों को भी फ्लाइट से सर्विस दे। लेकिन दिल्ली के लोगों को कहीं जाना है तो वो फ्लाइट फ्री सर्विस, भारत सरकार फ्री सर्विस देगी। एयरपोर्ट पे सफदरजंग जाओ, एयरपोर्ट पर वहाँ से बाहर मेरठ छोड़ो, वहाँ छोड़ो, सब सर्विस फ्री होगी। परेड की रिहर्सल है। हाँ, परेड की रिहर्सल। ये गिनती उससे कम है या तब इससे भी ज्यादा होगी या कम होगी? कैसा होगा तब? इससे ज्यादा होगी, कम हो जाकर है। 26 तारीख की तो बड़ी परेड निकाल लेंगे, बढ़िया। हाँ, तो आज ये जो परेड निकाली गई है इसके जरिए सरकार को क्या संदेश है? सरकार को संदेश है कि सरकार सुधर जा, उसे सुधारने आया किसान, वह सुधर जा। सरकार कह रही कि क्लॉज बाय क्लॉज बात करें, आप आके क्लॉज बाय क्लॉज बात कर लेंगे। 2024 के बाद में कर लेंगे क्लोज टू क्लोज बात। हाँ, 2024 के बाद में करेंगे।
आज किसानों के 4 जत्थे ने मार्च निकाला था। पहला मार्च वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक निकला। दूसरा मार्च निकला टीकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर की ओर। तीसरा मार्च निकला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डासना से पलवल तक और चौथा मार्च निकला रेवासन से पलवल तक। आज का दिन दिल्ली के लोगों के लिए परीक्षा के दिन से कम नहीं था। चंद किसानों ने मिलकर दिल्ली को घेर लिया था। इसी ट्रैक्टर रैली में एक और प्रयोग का चैप्टर लिखा जा रहा था। भारत के किसानों के प्रदर्शन में कनाडा का क्या काम था, लेकिन 43 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में पहली बार विदेशी झंडा लहराया गया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में कनाडा का झंडा दिखा है। किसानों के इस मार्च में कनाडा का झंडा लेकर कौन आया था, क्यों आया था? कनाडा की सरकार ने किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी बात की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी साजिशों को हवा दी। ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। पलवल से गाजीपुर के लिए निकले ट्रैक्टर मार्च में कुछ ऐसी गाड़ियां नजर आई जिसमें कनाडा के नेशनल फ्लैग भी नजर आया। न सिर्फ नेशनल फ्लैग बल्कि स्टिकर्स और साथ ही उसी रंग में रंगे हुए पैम्फलेट्स भी नजर आए। हालांकि इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें चिपकाने का या फिर लगाने का उद्देश्य क्या था ये तो नहीं समझ आई, समझ के परे रहा। लेकिन भारतीय किसानों के आंदोलन में इस तरह की तस्वीरें और कनाडा का नेशनल फ्लैग सवाल जरूर खड़े करता है। इन तस्वीरों से क्लियर हो रहा था कि किसानों के आंदोलन पर लाल झंडे का कब्जा हो गया है। आज तो लाल झंडे वाले बैज सीने पर लगे थे। लेफ्ट का एक जत्था पलवल से चला, दूसरा जत्था गाजीपुर से चला, तीसरा जत्था शाहजहांपुर से चला और चौथा जत्था टीकरी बॉर्डर से चला। यानी जहां जहां से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकला वहां वहां लेफ्ट मौजूद था। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पलवल की ओर से आने वाले ट्रैक्टर्स पर लाल झंडे क्यों लहरा रहे थे? ये सारे ट्रैक्टर आए कहां से थे? लाल बैज वालों से ही इसकी पूरी कहानी सुनिए। ये 26 जनवरी की तैयारी के लिए आज का रिहर्सल है। हम 26 जनवरी पे दिल्ली मार्च करेंगे ट्रैक्टर के साथ। ये जो है मतलब किसानों का जो है फैसला है, जो किसानों की कमेटी है 40 आदमियों की, उसने फैसला किया है 4000 के आसपास की उम्मीद है, 4 और 5 के बीच में आने की। काफी बड़ी संख्या में जो है मतलब रात जो हमने फैसला किया, हर गांव से 25-30 ट्रैक्टर, 40 ट्रैक्टर जो है हर गांव से निकल के आ रहे हैं। ये जो आज ट्रैक्टर मार्च होने वाला है, इसमें आसपास के इलाके के लोग भी शामिल हो रहे हैं या सिर्फ जो प्रदर्शन कर रहे हैं वही शामिल? नहीं, आसपास के लोग सारा कुछ सहयोग है जी, बिल्कुल। और मतलब 224 गांव है पलवल के अंदर, सारे वहां से ट्रैक्टर आ रहे हैं, 30, 40, 50 जितने भी ट्रैक्टर हैं गांव में, सारा बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं जी। दिल्ली जाना है बस, ये 26 जनवरी के लिए जो वहाँ दिल्ली पे घेराबंदी करनी है। मच हो या ना हो पर बाबा भी टचते मचना है रे। सब देहात संग लग रही है, सभी ट्रैक्टर गामन से आ रहे हैं। आज हमारा हम पे क्या घाट हो? इसका रिजल्ट बताता हूँ। अभी जो है नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, हरियाणा के अंदर हुए हैं 7 सीटों के ऊपर, राजस्थान में हुए हैं, दूसरी जगह हुए हैं, 700 के करीब जो है चुनाव हुए हैं और 700 में 100 से नीचे जो है बीजेपी आ गई। तो कृषि बिल को वजह मानते हैं आप? हाँ, वो किसानों का आंदोलन है। मतलब ये सारे ट्रैक्टर किसानों के नहीं थे, आसपास के लोगों के ट्रैक्टर भी इस रैली में बुलाए गए थे और खुद लाल झंडे के नीचे बैठे किसानों ने ये बातें बता दी। किसान आंदोलन को हाईजैक करने की लेफ्ट की कोशिशें इससे पहले भी दिख चुकी थी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हंगामा करना हो, हरियाणा के मंत्री के घर की बैरिकेडिंग ट्रैक्टर से उड़ाने की बात हो, या फिर आज का ट्रैक्टर मार्च। कल सरकार से एक मीटिंग भी होने वाली है किसान नेताओं की। कोई उम्मीद लग रही है कि आप लोगों की बातें मानी जाएंगी, मांगे मानी जाएंगी? मान जाए जे ना भी मनूगा फिर मना लांगे जी, मनाउण दी खातर ही आए हैं इत्थे। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ नहीं ਅਸੀਂ। 26 तारीख को 26 जनवरी को हम अपने ट्रैक्टर लेके वहाँ मार्च निकालेंगे अंदर जाके। ये बगैर घर नहीं जाएंगे, चाहे कितने टाइम लगो, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। अगर शहीदी देनी पड़ेगी तो शहीदी भी देंगे, हम कानून वापिस हुए बगैर नहीं जाएंगे। किसानों के झंडे के नीचे लेफ्ट के एजेंडे को बढ़ाने की तैयारी एक्सपोज हो गई थी।
कुछ दिनों पहले किसान रैली में कृषि बिल पर बात होती थी, अब लाल किले पर मार्च निकालने की बात होने लगी है। कैमरा ऑन होता है, सवाल कुछ भी हो, किसान सीधा लाल किले वाली लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। अब कोई 8 तारीख की बात नहीं करता, अब या तो दिल्ली घेरने की बात होती है या 26 जनवरी प्लान की चर्चा होती है। यह हमारा 26 जनवरी की परेड के लिए रिहर्सल थी हमारी है। हम मोदी जी को दिखाना चाहते हैं किसान एकता में कितना दम है। 26 जनवरी तक अगर हमारे तीनों कानून वापसी नहीं हुए, MSP हमको लिखित रूप में नहीं मिली, तो हम 26 तारीख की परेड पूरी दिल्ली में निकालेंगे और किसान एकता जिंदाबाद, किसान ही झंडा लहराएंगे लाल किले पर। ये कहेंगे ना, काले कानून वापिस लो अपने, मैन तो ये है। अगर ये नहीं लिए तो 26 तारीख को फिर जो है दिल्ली में हुआ धरना पूरा। पिक्चर लाल किले पर किसान ही झंडा फहराएंगे। अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं करे, MSP पे कानून नहीं बनाया, तो मोदी की बजाय अब की बार किसान ही झंडा फहराएंगे लाल किले पे। 26 तारीख को अगर नहीं माना तो इससे भी जबरदस्त प्रदर्शन होगा। और या तो इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले, नहीं तो इससे भी ज्यादा होगा। यो मकसद है, मतलब हमारा देख लो, हम अगर कितने जमींदार आ रहे, कितने किसान भाई आ रहे, जितने भी जमींदार आ रहे आगे देख लो, सरकार आ रहा है। 8 जनवरी और 8वां राउंड यानी कल का दिन बहुत अहम है। सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत की टेबल पर बुलाया है। किसान को किस तरह की शंकाएं हैं, क्या कमियां आपको दिख रही है इस बिल में? सरकार फांसी का फंदा ले आई और वो किसानों से ये पूछ रही कि सोने के फंदे से फांसी दे दे या चांदी के से दे दे या जूट के से दे दे। वो हमसे पूछ रही है वो तीनों चीजें। भाई मरता हुआ आदमी को तो कहीं से ही दे दो, उसको तो मरना दिख रहा कि फांसी आवेगी, मरेगा। क्लोज टू क्लोज क्यों करे? को हमने भांग खा रखी, क्लोज टू क्लोज बात करेंगे? क्लोज टू क्लोज बात करेंगे हम 2024 मई के बाद में, जब करेंगे बात क्लोज टू क्लोज 3 साल बाद में। अब हिसाब किताब बिल्कुल पक्का हिसाब किताब लिखत पढ़त में लेकर जाएंगे दिल्ली से। इतने दिल्ली नहीं छोड़नी हमको। कब तक? 2024 मई तक। अगर उसके बाद भी कोई समाधान नहीं, उसके बाद लोग कोई यही नहीं रहने के। लेकिन आज सड़कों पर जो ट्रैक्टर प्रयोग दिखा, जो किसानों की जिद और जाम वाली पॉलिसी नजर आई, उससे सीधा सीधा आशंका यही है कि कहीं बातचीत के सारे रास्ते बंद ना हो जाए। और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने क्यों कहा कोयला चोर गौ तस्कर? पूरी खबर ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया को यकीन है पीएम मोदी के वैक्सीन मैनेजमेंट पर। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के वैक्सीन मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए दुनिया के बाकी देशों को उसे फॉलो करने की बात कही है। कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन का सेकेंड ड्राई रन शुरू होने वाला है। इसके बाद वैक्सीनेशन की फाइनल डेट मिल जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट को से समझिए। कोविड वैक्सीन को लेकर इंडिया ने कमाल कर दिया है। दुनिया को भारत के वैक्सीन मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। पूरी दुनिया कोरोना से बचने के लिए कोविड वैक्सीन के 2 डोज की व्यवस्था में लगी है। वहीं भारत है जिसके पास 2 ऐसे वैक्सीन है जिस पर मेड इन इंडिया की मोहर लगी हुई है। भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन असरदार और सुरक्षा के मामले में बहुत आगे है और कुछ दिनों के अंदर देश में वैक्सीन शुरू होने के बाद इससे जुड़े पक्के सबूत पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। यानी वैक्सीन बनाने का पहला फेज पूरा हो चुका है। अब अगली तैयारी वैक्सीन कंपनी से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने की शुरू हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स और कमर्शियल एयरलाइंस के जरिए वैक्सीन को पूरे देश में पहुंचाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J और AN-32 के इस्तेमाल का फैसला लिया गया है। देश में ही जो वैक्सीन डेवलप हुआ उसका इस्तेमाल किया जाएगा और हर जगह किस प्रकार से कोई काम कीजिएगा इसका एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड अभी और भी हो जाएगा और फिर जो कुछ भी आएगा वैक्सीन उसको रखने का और फिर जो एक एक आदमी का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा, तो उसको जिस प्रकार से एक व्यक्ति के लिए एक ही जो बना हुआ है सीरीज, तो वो भी आ गया है पूरे तौर पर यहाँ। मतलब पूरी तैयारी हो गई। जो आएगा सबसे पहले यहाँ रहेगा,
10 जगहों पर उसको भेजा जाएगा और 10 जगहों से फिर सभी जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर जहाँ भी ज़रूरत होगा उस जगह पर जाएगा। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, इसलिए हम लोग आज देखने आए हैं कि कितना ज़्यादा हम लोगों की तैयारी हो गई है, ताकि किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जिस दिन से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, तत्काल इस पर जो दिशा निर्देश है उसके मुताबिक यहाँ पर तत्काल इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के पहले चरण में वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक कंपनी से देश में बनाए गए GMSD यानी सरकारी मेडिकल डिपो तक हवाई जहाजों के जरिए पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में फिलहाल देश में इस तरह के 4 डिपो बनाए गए हैं, जो करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तैयार किए गए हैं। इन डिपो से रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए वैक्सीन को देश भर में फैले स्टेट वैक्सीन स्टोरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद स्टेट वैक्सीन सेंटर से एक बार फिर रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों के जरिए डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर से फिर वैक्सीन की डिलीवरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग कर वैक्सीन के ड्राई रन का रिव्यू किया और शुक्रवार को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का जो ड्राई रन होना है उसकी तैयारियों का जायजा लिया है। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। ड्राई रन के सेकेंड फेज को सफल बनाने की तैयारियां पूरे देश में पूरी हो चुकी हैं।